नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडेट्स। इस वीडियो में हम व्यक्तित्व एवं समायोजन के बारे में जानेंगे, यानी कि पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट के बारे में समझेंगे। यहां हम व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखेंगे और अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष समायोजन के विभिन्न प्रकारों को भी देखेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी वर्ड कहां से आया है। पर्सनैलिटी वर्ड डेराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से, जिसका मतलब होता है मुखौटा, यानी कि एक ऐसा मास्क जिससे कि चेहरे का हाव भाव ढका जाता हो। व्यक्तित्व को शारीरिक और भावनात्मक व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं के विशिष्ट समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जैविक और पर्यावरणीय कारकों से विकसित होता है। इसका मतलब कि जो पर्सनैलिटी होती है किसी की, वो उसके फिजिकल और इमोशनल बिहेवियर्स और रिस्पॉन्सेज के कलेक्शन के रूप में, सेट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। और इसके डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है, जो कि उसे माता पिता से प्राप्त हुआ है, वो फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं, और जो बाहर का वातावरण है, जो समाज का वातावरण है, वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें, मनोवैज्ञानिक शब्दों में देखें, तो व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के बीच अनुक्रिया की जाती है। यानी कि कोई भी पर्सन अलग अलग सिचुएशंस में जिस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इसे ही उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। किसी की भी पर्सनैलिटी में उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति सिर्फ जैसा दिख रहा है, जो उसका एक्सटर्नल आउटलुक है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सिर्फ वो ही उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से अलग अलग चीजों को समझता है। तो ये सारी चीजें मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसलिए कहा गया है कि पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति हर व्यक्ति में अत्यंत विशिष्ट होती है। कहने का मतलब, हर इंसान का बिहेवियर यूनिक होता है खुद में, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। किसी की भी पर्सनैलिटी समय के साथ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है। कहा जाता है ना कि नेचर और सिग्नेचर बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं। तो पर्सनैलिटी किसी की भी समय के साथ बहुत ज्यादा नहीं बदली जा सकती है, और जो मुख्य विशेषताएं होती हैं किसी की भी पर्सनैलिटी की, वो समय के साथ ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होती हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि पर्सनैलिटी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, रिजिड होती है, कांस्टेंट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी डायनामिक होती है, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तित्व जो होता है हमारा, वो अनुकूलित होता है, अनुकूलनशील होता है, या फिर समायोजनशील होता है। ये एडजस्ट कर सकता है अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और अब हम समझेंगे कि समायोजन या फिर एडजस्टमेंट क्या होता है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने और अपने आसपास के वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिस सिचुएशन में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस इन्वायरमेंट के साथ, या फिर मान लो कि वो जिस समाज में रह रहा है, उस समाज के साथ अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस्ड स्टेट में बनाए रखने के लिए जो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में चेंज लाता है, उस चेंज को क्या कहा जाता है? समायोजन या फिर एडजस्टमेंट। इसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिन्हें कि हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां, यानी कि डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति चेतनावस्था में, यानी कि कॉन्शियस स्टेट में रहकर अपने विवेक, तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता की मदद से समायोजन का प्रयास करता है, तो इसे प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं। यानी कि जो एक्टिव एफर्ट्स के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाता है, जो सोच समझकर अपने विवेक और अपनी रीजनिंग का यूज करके जो एडजस्टमेंट किया जाता है, उसे डायरेक्ट एडजस्टमेंट या फिर प्रत्यक्ष समायोजन कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रयत्न में सुधार या फिर इंप्रूविंग एफर्ट्स, यानी कि जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसे और इंप्रूव करना, एडजस्टमेंट करने के लिए या फिर समाज में बने रहने के लिए एक बैलेंस्ड स्टेट में आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर वो नाकाफी हैं
तो उनमें सुधार करना क्या कहलाता है, इंप्रूविंग एफर्ट्स। और ये पहला प्रकार है प्रत्यक्ष समायोजन का। अगर जिस तरीके से एडजस्टमेंट किया जा रहा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा प्रकार यहां इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है फाइंडिंग अनदर वेज, यानी कि अन्य मार्ग खोजना। और तीसरा प्रकार जो है समर्पण या फिर विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस। इसका मतलब होता है कि जब समायोजन पॉसिबल नहीं होता है तो सिचुएशन के प्रति खुद को बिल्कुल समर्पित कर देना, यह कहलाता है समर्पण। और चौथा है विश्लेषण एवं निर्णय, यानी कि एनालिसिस एंड डिसीजन। इसका मतलब होता है कि जब सिचुएशंस कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कि कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा डिसीजन सही होगा, यह तय कर पाना मुश्किल होता है, तो उन सिचुएशंस को एनालाइज करके और फिर अपने तर्क शक्ति से, अपने लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करके सही चीज को डिसाइड कर पाना कहलाता है विश्लेषण एवं निर्णय। तो ये 4 प्रकार थे डायरेक्ट एडजस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष समायोजन के। अब समझते हैं कि अप्रत्यक्ष समायोजन यानी कि इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। अप्रत्यक्ष समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो अचेतन रूप से यानी कि अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष समायोजन तो सोच समझ कर करता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष समायोजन है वो उसकी जानकारी के बिना ही उसके मन में चलता रहता है। तनाव एवं दुख से बचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी कारण अप्रत्यक्ष समायोजन को, इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट को रक्षा युक्तियां भी कहते हैं। इसके कुछ प्रकार हैं जिन्हें देखते हैं। सबसे पहला है रिप्रेशन यानी कि दमन। इसका मतलब है चिंता पैदा करने वाले विचारों को अचेतन मन में धकेल देना, यानी कि जिन थॉट्स के कारण एंजाइटी हो रही है, जिन थॉट्स के कारण किसी भी व्यक्ति में चिंता पैदा हो रही है, उन चीजों के बारे में नहीं सोचना, उन चीजों को अपने दिमाग से इग्नोर कर देना, हटा देना या फिर अनकॉन्शियस माइंड में उसे फोर्सफुली डाल देना कहलाता है रिप्रेशन या फिर दमन। दूसरा प्रकार है रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति तनाव से बचने के लिए अपने लाइफ के प्रीवियस टाइम के या फिर बाल्यावस्था के व्यवहारों को फिर से अपने व्यवहार में ले आता है, तो इसे रिग्रेशन या फिर प्रतिगमन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है शोधन या फिर सब्लाइमेशन। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति में जो असामान्य प्रवृत्तियां हैं या फिर असामाजिक प्रवृत्तियां हैं, मान लो कोई व्यक्ति झगड़ा ज्यादा करता है या फिर मारपीट ज्यादा करता है, ये उसके नेचर का हिस्सा है, तो वो इस बिहेवियर को चेंज कर दे किसी उससे रिलेटेड बिहेवियर में, जैसे कि वो खिलाड़ी बन सकता है, मुक्केबाज बन सकता है, पहलवान बन सकता है। तो इन चीजों में जब अपने असामाजिक प्रवृत्ति को लोग किसी मान्य प्रवृत्ति में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो इस तरीके के एडजस्टमेंट को, इस तरीके के समायोजन को शोधन या फिर सब्लाइमेशन कहते हैं। इसका चौथा टाइप है दिवा स्वप्न या फिर डे ड्रीमिंग। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति रियल लाइफ में, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो कल्पना के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त करता है। कहने का मतलब कोई बंदा अगर मान लो कुछ अचीव करना चाहता था लेकिन वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाया, तो वो क्या करता है डे ड्रीमिंग में, दिवा स्वप्न में, कि वो सोचता है कि मैंने वो अचीव कर लिया है और उन चीजों का आनंद वो अपनी कल्पना के माध्यम से उठाता है। तो इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग या फिर दिवा स्वप्न। अप्रत्यक्ष समायोजन का जो 5वां प्रकार है, जिसे कि तादात्म्यकरण या फिर एकरूपता कहते हैं, जिसे कि आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के व्यवहारों का नकल करता है, ऐसा नहीं कि उसे अपने व्यवहार में उतार लेता है, आत्मसात कर लेता है, नहीं, सिर्फ बाहरी स्तर पर उसका नकल करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तादात्म्यकरण या फिर आइडेंटिफिकेशन। जो छठा टाइप है यहां वो है प्रक्षेपण या फिर प्रोजेक्शन। इसका मतलब है अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगा करके अपने आप को संतुष्ट करना, जैसा कि समाज में बहुत सारे लोग करते हैं कि जब वो खुद किसी काम में असफल हो जाते हैं तो अपनी असफलता का दोष खुद स्वीकार ना करके दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। इसे कहा जाता है प्रक्षेपण या फिर प्रोजेक्शन। जो अगला टाइप है इसका वो है विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दमित भावनाओं यानी कि जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं उनको या फिर आक्रोश को, गुस्से को निकालने के लिए किसी ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उससे कमजोर हो। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्कूल से डांट खा करके आता है तो घर आकर के अपने छोटे भाई बहन को पीट देता है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। या फिर कोई बच्चा अगर डांट खाता है और वो जाकर फूल वगैरह को तोड़ देता है, ये क्या है, विस्थापन है। वो एक जगह के आक्रोश को दूसरी जगह निकाल दे रहा है, इसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अप्रत्यक्ष समायोजन का जो अगला प्रकार है वो है औचित्य स्थापन। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति
किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस चीज में ही दोष निकाल करके खुद को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं, यानी कि जिन चीजों को कोई प्राप्त नहीं कर पाया उन चीजों में दोष निकाल देना, यह कहलाता है औचित्य स्थापन। तो ये थे कुछ प्रकार अप्रत्यक्ष समायोजन के। इस वीडियो में हमने व्यक्तित्व और समायोजन को समझा, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं ये जाना, समायोजन के अलग अलग प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समायोजन को समझा और इनके जो अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समायोजनों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उन्हें भी समझा। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।